नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSV 5 शिपिंग बिल को लेकर जो क्वेरीज़ हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शिपिंग बिल को लेकर कि कैसे शिपिंग बिल को क्लोज कराएं जब वो EDPMS में आ जाए। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए जो CSV 5 शिपिंग बिल को लेकर जो क्वेरीज़ आ रही है। उस वीडियो पे बहुत सारे कॉमन कमेंट्स आए थे कि हम CSV 5 शिपिंग बिल में हमारे 2000 शिपिंग बिल जनरेट हो गई है, किसी की 500 हो गई, किसी की 200 हो गई। अब जब उसको क्लोज़ कराने की बात आ रही है EDPMS में, तो बैंक वाले बहुत चार्जेस ले रहे हैं। कोई बैंक वाला 700-800 ले रहा है, कोई 1000-1500 तक भी मांग रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम एक एक शिपिंग बिल को क्लोज़ कराने लग जाएं, EDPMS का जो इनका सिस्टम है, क्योंकि EDPMS एक ऐसा पोर्टल बनाया है, उसमें कस्टम से लेके RBI और अपना जो AD बैंक है, जिस शिपिंग बिल में जो आप AD कोड मेंशन करते हैं, जिस बैंक का कोड मेंशन करते हैं, वो बैंक आपका AD बैंक हो गया। उसी बैंक को अथॉरिटी है उस शिपिंग बिल को EDPMS में क्लोज करने का। तो बैंक अब नोटिस भेजना शुरू कर रहा है कि आपके नाम पे इतने शिपिंग बिल हैं, इसको क्लोज कराओ, नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट या तो एक्शन लिया जाएगा या फिर उसके चार्जेस डिडक्ट होने लग जाएंगे। तो पहले जब ये चीज़ें चल रही थी तो कई लोगों के साथ ये था कि शिपिंग बिल आ ही नहीं रही है, EDPMS में नहीं आ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कईयों के साथ अब ये हुआ कि शिपिंग बिल अब EDPMS में आने लग गया है। अब बैंक वाले बोल रहे हैं इसको क्लोज कराओ और नोटिस आने शुरू हो गए, या एक तरीके से कह सकते हैं रिमाइंडर आना शुरू हो गया है। कईयों के साथ एक अगला स्टेज भी आ चुका है जिसमें बैंक वाले उनसे अनड्यू चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस के नाम पे उनसे पेनल्टी लेने लग गए हैं। हर मंथ में कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट होने लग गए हैं। तो अब 3 फेज़ है। पहला स्टेप वो जब CSV 5 शिपिंग बिल EDPMS में नहीं आ रहा है। दूसरा कि EDPMS जो CSV 5 शिपिंग बिल है वो EDPMS में ही आ गया है, अब उसको क्लोज कैसे कराएं। और तीसरा कि क्लोज नहीं करवा रहे हैं तो अब चार्जेस भी कटने लग गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो, अगर आपने CSV 5 शिपिंग बिल या फिर जो बेसिकली CSV 5 शिपिंग बिल है किन के लिए, जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं, अगर आपने किया है तो वो आज नहीं तो कल तो EDPMS में रिफ्लेक्ट होगा ही। और जब EDPMS में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वो एक लिस्ट बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई ये चीज़ें ओपन आ रही है EDPMS में, उसको क्लोज करना। अब क्लोज कराने का मतलब ये होता है कि आप उसके पैसे ले रहे हो उस शिपमेंट के अगेंस्ट, तो बैंक को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के दो ताकि बैंक ये रियलाइज़ करा दे, मतलब बैंक उस अपने सिस्टम में अपलोड करे डिटेल कि हाँ इस शिपिंग बिल का पैसा आ गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे क्लोज कराएं क्यों? क्लोज कराने के का रीज़न क्या है? क्यों हम किसी को 700 या 1000 रुपये 1500 रुपये दें? कईयों की शिपमेंट्स इतने कम अमाउंट की है, $15-20 की है, वो 1700-1800 या फिर इवन 500-1000 भी कैसे देंगे? तो ऐसे तो ये इंडिकेशन मिल रहा है RBI या फिर बैंक और की तरफ से कि भाई या तो आप ऐसे बिजनेस को बंद कर दो। अब कोई भी देश की इकोनॉमी बिजनेस बंद करने से नहीं बढ़ती है, बिजनेस को आगे चलाने से बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या, सरकार बिजनेस को बंद करने के लिए ऐसे नियम बना रही है? ऐसे तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो दोस्तों क्या हो रहा है, मैंने बहुत सारे बैंकर्स के साथ मीटिंग भी की है। ये जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो नियम बने हैं या इंपोर्ट से रिलेटेड जो नियम बने हैं वो सारे पुराने लॉ हैं, और ये पुराने लॉ बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए बनाए गए थे, जो लोग शिपमेंट कर रहे थे $5000 से या 10,000 या फिर $1,00,000 की जिनकी शिपमेंट्स होती थी। लेकिन अब जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बदल गया है। अब हम ई-कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें $50 की शिपमेंट भी है, $15-20 की शिपमेंट भी है और 100 की भी है, उससे ज़्यादा की भी है। तो बिजनेस तो काफ़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है। पिछले 5 सालों में बहुत बदला है बिज़नेस। इवन आफ्टर कोविड तो हम कह सकते हैं ई-कॉमर्स में बहुत ही बड़ा बूम आया है इस बिज़नेस में। तो अब इस बिज़नेस को रेगुलेट कैसे करें? काम तो करना हमने शुरू कर दिया, अब ये लंबे लंबे नोटिस आ रहे हैं, पूरी की पूरी 2000, 3000, 4000 शिपिंग बिल आ रहा है। तो इसको क्लोज़ कराने लग जाएं तो हमारा तो पूरा मार्जिन चला जाएगा। तो हम क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा एक के साथ नहीं है, लगभग सभी जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर हैं उनके साथ सेम क्वेरी हो रही है। और मेरे पास कॉल्स सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव,
या यूपी से नहीं, अलग स्टेट से भी, चाहे कोलकाता है, साउथ है, गुजरात, मुंबई से भी सेम क्वेरी के लिए कॉल्स आ रही है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं यही बोलूँगा कि आप अभी उसको क्लोज़ कराने के लिए परेशान मत हो, ठीक है, कि मैं इसके 1000 की जगह 700-800 पे नेगोशिएट कर लूँ या 1500-2000 पे। मैं जब बैंकर से मिला तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए जो लॉ तो बनाया गया है कुछ ऐसा ही है, उसमें बैंकर को परेशान किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से कि भाई तुम्हारा एडी मेंशन है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको क्लोज़ करने की। तो फिर वो बैंकर मजबूरी में आके अपने कस्टमर को नोटिस भेजने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि हम बैंक के पास जाएं, आरबीआई के पास जाएं और हम उनको समझाएं कि भाई हमें ये क्लोज ही नहीं कराना है। तो उनका ये भी जो उनका जो रिप्लाई ये आ सकता है कि भाई क्लोज तो कराना पड़ेगा। तो क्यों कराना पड़ेगा? देखो, पुराना जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए जो नियम बने थे वो इसलिए क्लोज कराना होता था क्योंकि वो लोग अपनी शिपमेंट पे एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेते हैं। लाइक कि जीएसटी रिफंड ले लिया, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, तो जो आप सामान खरीद रहे हैं उस पर आपने जीएसटी पे किया होगा, तो उस जीएसटी का जो इनपुट है आपके जीएसटी के पोर्टल पे क्रेडिट दिखता है, फिर आप उसका रिफ़ंड ले लेते हो। ये किए इसलिए रिफ़ंड ले लेते हो क्योंकि आप बोलते हो कि सर जी मैं तो सारा का सारा एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट पे तो टैक्स है नहीं, तो मैं इस इनपुट का क्या करूँ। इनपुट का बेसिकली यूज़ तब होता है जब आप सेल कर रहे हो, उस पर जीएसटी कलेक्ट कर लेते हो अपने कस्टमर से, और वो जब जीएसटी की पेमेंट करनी होती है सरकार को, तो आप बोलते हो मेरे पास तो इनपुट पहले से पड़ा है, सेट ऑफ कर लो उससे। लेकिन यहाँ क्या, आप तो एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट में तो जीएसटी लगता नहीं है, तो फिर सारा का सारा इनपुट खड़ा रह जाता है। तो ऐसे केस में बड़े बड़े एक्सपोर्टर क्या करते हैं, अपना रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं। तो वहाँ वो रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं ये बोल के कि मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जी। तो सरकार ये कहती है ठीक है तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हम प्रूफ, सरकार को तो फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, तो सरकार कहती है भैया तुम ना प्रूफ सबमिट करो बैंक में कि हाँ इस शिपमेंट के अगेंस्ट पैसा आ गया है, क्योंकि तुम इंसेंटिव लेके बैठे हो शिपमेंट के बदले। तो आप प्रूफ के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो और फिर वो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बीआरसी इशू करते हैं। जैसे बीआरसी इशू होता है तो वो ईटीपीएमएस में क्लोज हो जाता है। अब छोटे ई कॉमर्स एक्सपोर्टर के केस में तो इंसेंटिव इतना है ही नहीं। तो मैं बस यही गाइड करूँगा कि आप इंसेंटिव क्लेम मत करो। जीएसटी का कोई क्रेडिट आ रहा है तो अभी रिफ़ंड मत लो, अभी रिफ़ंड मत लो, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको यूज़ मत करना। रिफ़ंड अगर क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट ही रहने दो, और कोई इंसेंटिव अभी मत लो। फिर तो हम ये हो सकता है कि हम आरबीआई को ये बोले कि भाई मैं कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं ले रहा, क्यों फालतू में इतना बर्डन दे दिया है कि भाई मैं बीआरसी के लिए अपना बिजनेस करूँ या फिर भागता रहूँ एक एक छोटी छोटी शिपमेंट को क्लोज़ कराने के लिए। एक दिन ऐसा भी तो आएगा, ई कॉमर्स तो भाई सारे आपका जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स पोर्टल पे कितने लोगों तक जा रहा है, रीच क्या है, उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर कैसे आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन में 5000 शिपमेंट का ऑर्डर आ गया, ऐसा भी हो सकता है एक महीने में 1 लाख शिपमेंट ऑर्डर हम डील कर लें। वो उसकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे तो हर पेपर को क्लोज़ कराने लग जाएँ तब तो बिज़नेस ही नहीं हो पाएगा। या तो सीधा सीधा बोल दो ये बिज़नेस बंद कर दें, या आप अलाउ मत करो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर को। और जब अलाउ किया है तो ऐसे तो मत करो कि भाई शिपमेंट करने के बाद फिर हम परेशान हो रहे हैं। तो आप बिज़नेस पे फोकस करें, अपने सेल पे फोकस करें, अदर एरियाज़ पे फोकस करें, या फिर हम कंप्लाइंस में लग जाएं, एक एक पेपर को कलेक्ट करके बैंक और आरबीआई के चक्कर लगाएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर से दोबारा से अपने सारे बैंकर्स के साथ मीटिंग करूँ, और अब मैं आरबीआई भी विजिट करता हूँ। आरबीआई में जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है उनसे भी मिलने की कोशिश करता हूँ और उनसे एक्चुअली समझने की कोशिश करता हूँ कि इसके लेकर लॉ कब बनेगा। या तो एक ऐसा लॉ आ सकता है जिसमें ये बता दें, एक अमाउंट फिक्स कर दें कि भाई 2000 से नीचे डॉलर के जितने भी शिपिंग बिल होंगे उनको आप एक ही बार में क्लोज करा लो, पूरे साल का एक एक्सेल बना के लाओ, डिटेल लाओ और क्लोज करा लो। एक एक शिपमेंट के बीआरसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कब आएगा? 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद? तब तक तो सारे बिजनेस वाले डर के अपना या तो अकाउंट बंद करा लेंगे या फिर अपना बिजनेस ही छोड़ देंगे। तो मैं थोड़ा सा इस पे एफर्ट लगाता हूँ, आरबीआई जाता हूँ और अलग अलग बैंक के सीनियर मैनेजर से मिलता हूँ और उनकी भी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। फॉर द टाइमिंग आप अपना बिजनेस कीजिए, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से एक लेटर लिख सकते हैं बैंक को, और कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल लिखित में कीजिए। वर्बली कुछ नहीं होता है बैंक के साथ कम्युनिकेशन। उन्होंने आपको लेटर वर्बली नहीं दिया, लिख के दिया है, तो आपको जवाब भी लिखित में देना पड़ेगा। और लिखित में उनको टू द पॉइंट सारी बातें कीजिए कि मैं कोई इंसेंटिव नहीं ले रहा हूँ और ना ही लूँगा।
दूसरी चीज़ कि मेरे इतने नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मेरा तो इतना मार्जिन ही नहीं है। तीसरी चीज़, मैं इसको बंद क्यों करवाऊँ जब मैं इंसेंटिव ही नहीं ले रहा, तो लॉजिक क्या है इसको क्लोज़ कराने का। तो वो सब चीज़ें लेके जब तक आरबीआई का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तब तक आरबीआई नहीं जगने वाली। उनके लॉ अभी भी पुराने बेस्ड हैं और आरबीआई को ये समझना पड़ेगा कि भाई बिज़नेस मॉडल कितना बदल चुका है। मैं आपकी हेल्प करूंगा इन सब चीज़ों में। मैं खुद विजिट करता हूँ आरबीआई और अलग अलग बैंक के सीनियर मैनेजर से भी मिलता हूँ और कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस पे फोकस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं उन लोगों की ऑब्जर्वेशन आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि उन लोगों का क्या रिप्लाई है, और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के साथ मीटिंग भी करेंगे और साथ में चलेंगे। तब तक के लिए रिलैक्स हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखिए, बिजनेस का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।